नमस्कार दर्शकों, हरियाणा दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में मैं रिम्पी लिखा आपका स्वागत करती हूँ। दर्शकों, किसी भी देश का इतिहास उसके वर्तमान और भविष्य की नींव होता है। जिस देश का इतिहास जितना गौरवशाली होगा, वैश्विक स्तर पर उसे उतना ही ऊंचा माना जाता है। दर्शकों, वैसे तो बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, लेकिन उस काल में बनी हुई इमारतें और लिखा गया साहित्य उसे हमेशा सजीव बनाए रखता है। इसी सजीवता को बनाए रखने के लिए वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है विश्व धरोहर दिवस। आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह जी। आप दयानंद कॉलेज हिसार में इतिहास विभाग के अध्यक्ष हैं। स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। तो चलिए सर, वार्ता की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न सीधा आपसे यही पूछना चाहूँगी कि विश्व विरासत है क्या? यदि हम मानव सभ्यता के विकास की बात करें, यानी मानव सभ्यता एक विकास यात्रा से आगे बढ़ती है और इस विकास यात्रा में समय के साथ साथ जो इंसान ने सीखा है, जिस रास्ते पर वो चला है, जो उसने निशान छोड़े हैं, चाहे वो भवनों के रूप में हो, चाहे वो किसी तरह से लिखित पक्ष के रूप में हो, या फिर गायन के रूप में हो, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो इंसान के द्वारा सभ्यता के विकास हेतु आपस में एक दूसरे को जोड़ने के दृष्टिकोण से उसके सांस्कृतिक पक्ष को विकसित करने के लिए जो कुछ भी पीछे छोड़ा गया है, जो आगे की पीढ़ियों के लिए सबक भी है, प्रेरणा भी है, और इस बात पर मनन मंथन करके आगे बढ़ने का अवसर भी है कि वो पूर्वजों से सीख ले सके। तो इस सारे पक्ष में जो कुछ बचता है वो विरासत बचता है, धरोहर बचता है। तो ऐसी स्थिति में कि हम इस विरासत को संकीर्णता से न लेके पूरी दुनिया को एक परिवार मानकर उनके मूल्यों को, आदर्शों को इकट्ठा संजोने की स्थिति में हो, तो वो विरासत विश्व विरासत के रूप में स्थापित हो जाता है। उसको हम इस रूप में देखते हैं। तो विरासत और विश्व विरासत इस तरह से हमें साथ साथ चलती हुई, आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। बहुत अच्छी परिभाषा सर आपने बताई विश्व विरासत की। हाँ जी। तो सर, जैसा कि आज का हमारा विषय है विश्व धरोहर दिवस के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, तो जो विश्व धरोहर दिवस जो हम मना रहे हैं उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? बहुत अच्छा और गहरा सवाल पूछने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा। सवाल ये है कि हम जो कुछ आज हैं वो सिर्फ आज के सहारे तो हूं नहीं। बिल्कुल। यदि मैं अपनी जिंदगी का आज सार हूं तो सभ्यता भी विकसित होती हुई आज जहां पहुंची है उसका सार है। हम किसी भी मंजिल पर चढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम एक साथ 10वीं 12वीं 15वीं सीढ़ी पर तो चढ़ते नहीं, एक एक करके मूव करते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो हजारों सालों से अलग अलग इलाकों में, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग तरह से जो सभ्यताओं के अनुभव थे, जो अलग अलग जगह के पूर्वजों ने उनको तैयार किया था, तो उसको हम संभाल के चल रहे थे सामान्य तौर पर। तो 17वीं 18वीं शताब्दी के दौर में हम यूरोप की बात करें, वहाँ पर औद्योगिक क्रांति का दौर आ रहा था, इधर कृषि क्रांति भी आ रही थी। तो ऐसे में इंसान की जिंदगी में जो उपभोक्तावाद है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को उपभोग करने की लालसा, वो निरंतर बढ़ती जा रही थी। ऐसे में उस इलाके में तो चीज़ें इस होड़ में थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पर कब्जा कर लूँ, धरती को समतल कर लूँ, जंगलों को काट लूँ, खानों की जो खनन करके उनको खाली कर लूँ। और फिर इसी होड़ में क्या हुआ कि जो उन पूर्वजों के अनुभव थे
उनके कौशल थे, उनकी कलाकारियां थी, उनके द्वारा छोड़े गए निशान थे, उनको भी मिटाने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। और जब वो सिलसिला मिटना प्रारंभ हो गया तो सूझवान लोगों को, ऐसे लोगों को ये चीज थोड़े समय में समझ में आनी शुरू हुई कि यदि यही होड़ जो इस समय यूरोप में नोट की जा रही है, यदि यही अफ्रीका चली गई, एशिया चली गई, उत्तरी अमेरिका चली गई, दक्षिणी अमेरिका चली गई, तो क्या होगा? हमारे पास उन पूर्वजों की निशानियां, अनुभव, उनके त्याग, उनके बलिदान, उनका कौशल, उनका रंगमंच, उनकी कलाएं, उनकी शैलियां, उनकी अभिव्यक्ति, वो तो मिट जाएंगी। तो ऐसे में कुछ बंधन लगा दिए जाएं, कुछ आदर्श स्थापित कर दिए जाएं, कुछ मूल्य ऐसे विकसित कर लिए जाएं कि कुछ बच ही जाए। यानी जैसे समुद्र के बीच में एक टापू, उसका अस्तित्व बहुत ज्यादा नहीं होता बचना बचाना, क्योंकि समुद्र का तल थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो टापू का डूब जाना निश्चित है। तो ऐसे में ये धरोहर के जो विभिन्न पहलू थे, ये इस टापू की शक्ल में आ गए थे। तो ऐसे में ये जरूरत महसूस हुई कि यदि सभ्यता को बचाना है और अगली पीढ़ी तक हम अपने आप को सुरक्षित और संरक्षित करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे में ये संभाल करना जरूरी है। तो ये विचार आया कि विरासत दिवस रखे जाएं और इन दिवसों को विश्व स्तर पर समझा जाए, और यदि इनको बचाने के लिए एक संगठित रूप में प्रयास हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो इस तरह से ये चीज उभरी और समय के साथ साथ इसकी महत्ता का आभास हुआ, और उसका परिणाम ये हुआ कि ये दिन जो है मजबूरी में ही सही, शुरुआत उस दृष्टिकोण से हुई थी, लेकिन हर कदम, चाहे वो 10,000 मीटर का हो या किलोमीटर की रेस का हो, वो पहले कदम से शुरुआत होती है। तो इस तरह से शुरुआती कदम था, और धीरे धीरे जब इसके परिणाम, वांछित परिणाम अच्छे आने लगे, तो फिर ये एक उदाहरण बन गया और ये अनुकरणीय पहलू के रूप में उभर कर आया। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जब हमें पता चलने लगा कि विरासत को भी लोगों ने कुचलना शुरू कर दिया है, हमारी धरोहरों को भी अपने यूज के लिए लोग इस्तेमाल करने लगे हैं अपनी अंधाधुंध तरीके से। बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो चलिए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं विश्व विरासत दिवस की या विश्व धरोहर दिवस की हम बात कर रहे हैं, तो आप हमें कुछ ऐसी धरोहरों के बारे में बताना चाहेंगे जिसके बारे में हमारे दर्शकों को भी पता होना चाहिए, और क्या इसके क्या कुछ पैमाने रहते हैं? जैसे प्राकृतिक स्तर पर इन्हें धरोहर का रूप दिया जाता है या ऐतिहासिक स्तर पर इन्हें धरोहर का रूप दिया जाता है, इसके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। यदि हम इस बात को थोड़ा सा और गहराई से जाएं और समझने का प्रयास करें, जो धरोहर शब्द है वो बहुत खुला शब्द है, व्यापक शब्द है, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसमें से एक प्रमुख जो मोटे तौर पर रहता है और स्वीकार कर लिया जाता है, वो है स्मारक, भवन। वो भवन आवास भी हो सकते हैं, वो उपासना स्थल भी हो सकते हैं, वो शासकीय प्रशासकीय जगह भी हो सकती हैं, वो मनोरंजन के स्थल के रूप में भी हो सकते हैं। तो वो किसी भी तरह के हो सकते हैं। तो एक चीज तो ये रहती है। दूसरी चीज जो मैं आपसे बात कर रहा था कि जब विकास की यात्रा में सांस्कृतिक बातें या सांस्कृतिक पक्ष आगे उभरता है, तो त्योहार भी हमारी धरोहर का हिस्सा हो जाते हैं। और वो त्योहार, चाहे वो कृषि संबंधित त्योहार हों, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय त्योहार हों, या फिर सामाजिक पक्ष के त्योहार हों, उसको भी हम एक समय के साथ साथ उस परिधि में ले लेते हैं। या फिर अमर जो साहित्य है, ऐसा साहित्य जो कभी नष्ट नहीं होता है, जो उस दिन भी समाज को दिशा दे रहा था, आज भी समाज को दिशा दे रहा है। अब वो लिटरेचर शेक्सपियर का भी हो सकता है, वो कबीर का भी हो सकता है, वो तुलसीदास का भी हो सकता है, वो सूर का भी हो सकता है, वो मुंशी प्रेमचंद का भी हो सकता है।
जो जिंदगी के यथार्थ उन लोगों ने अभिव्यक्त किए और ये स्पष्ट किया कि ये जिंदगी की सच्चाई है, समाज के मूल्य हैं, तो वो उस विरासत के रूप में हमारे सामने आते हैं। या फिर किसी गायक ने सुर दे दिया, ताल दे दी, कोई वाद्य यंत्र दे दिया, या फिर किसी आविष्कारक ने एक बहुत सामाजिक और मानवीय प्रयोग का कोई बिंदु विकसित कर दिया। ये सारी की सारी चीजें इस विरासत के दायरे में आती हैं। और जब ये सारी की सारी चीजें इसको विरासत के दायरे पर लेते हैं, तो इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मुझे दुनिया के अलग अलग स्थानों के बारे में जानकारी जुटाने का मौका मिला है। तो ऐसे में दुनिया के हर देश में विरासत स्थल से जुड़े हुए पहलू हैं, उनको हम देखते हैं। चाहे हम यदि रोम की बात करें तो कभी रोमन अंपायर हुआ करता था, तो आज उनके निशान देखे जा सकते हैं। या फिर ईरान और इराक के इलाके में, जिसको हम पुराना मेसोपोटामिया बोलते हैं, तो वह दजला और फरात नदियों के बीच का जो इलाका है, वहाँ पर बने हुए भवन देख सकते हैं। या फिर हम मिस्र के पिरामिडों की बात करते हैं, तो वो अपने आप में इस तरह के जो है विरासत के प्रमुख जो चिन्ह हैं, उनके रूप में उभरता हुआ दिखता है। चीन की दीवार की बात करते हैं, दुनिया की बहुत अपने आप में बेजोड़ और हजारों सालों में निर्मित हुई एक दीवार, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से बनाई थी, तो वो हम चीज़ों को देखते हैं। तो दुनिया के हर इलाके में इस तरह की पहचान की चीज़ें हैं, जो आज वो लोग गर्व के साथ इन बातों को क्लियर करते हैं। जब हम भारत जैसे देश की बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो दर्शक है उसको निश्चित तौर पर जो थोड़ा इंटरेस्ट रहता है कि मैं दुनिया के अलग अलग इलाकों की बात कर रहा हूँ, शायद मेरे देश की बात भी होगी, मेरे वतन की बात भी होगी, तो हम भारत की बात भी करते हैं। तो चाहे हम अजंता की गुफाओं की बात कर लें, अलोरा की गुफाओं की बात कर लें, महाबलीपुरम के मंदिरों की बात कर लें, या फिर कोणार्क के मंदिर की बात कर लें, या फिर हम समय के साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आगरा के ताज का जिक्र कर लें, या फिर सिकंदरा में अकबर के मकबरे की बात कर लें, या दिल्ली के लाल किले की बात कर लें, या फिर अब्दुल रहीम खाने का मकबरा की बात करें, या फिर हुमायूं के मकबरे की बात करें, या फिर कश्मीर के शालीमार और निशात बाग की बात करें। बहुत लंबा चौड़ा अध्याय है और उनमें से हम कितने भी चाहें चर्चा कर सकते हैं। इनमें हर एक के ऊपर अलग अलग चर्चा भी संभव हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि ये हमारे उन पूर्वजों के, मनीषियों के, जिनके हम वंशज हैं, उनके खून पसीने, कौशल और उनकी कार्यशैली की एक बेजोड़ अभिव्यक्ति है। और जब हम इनको संभालने की बात करते हैं, तो हम उनसे सीखते हैं, उनको नमन करते हैं और एहसास करते हैं कि हाँ, और हम गर्व महसूस करते हैं कि यस, हमारे पूर्वज ऐसे थे, उन्होंने हमारे लिए विरासत छोड़ी है। और यहीं से एक संकल्प आगे की ओर जाता है कि यदि हम उनसे ये ले सकते हैं, तो फिर अगली पीढ़ी को ट्रांसफर क्यों नहीं कर देते। तो इसलिए इन चीज़ों की महत्ता बढ़ जाती है। बहुत अच्छी बात कही सर आपने, हमें बहुत सारी धरोहरों के नाम भी बताए। जैसा कि मेरी जानकारी में है कि भारत में कुल 39 ऐसी धरोहर हैं जो विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल हैं। लेकिन सर, जैसे वक्त के साथ साथ कुछ ऐसे किस्से भी सुनने को मिलते हैं कि इन धरोहरों पर भी कुछ लोगों की नज़र रहती है, जैसे आतंकियों की या कट्टरपंथियों की नज़र रहती है। तो उस मामले में सरकार का क्या रहता है सिस्टम? किस तरह से उन्हें बचा कर रखना है, किस तरह से उन धरोहरों को सहेज कर रखना है? बहुत संवेदनशील मुद्दा आपने उठाया और चर्चा की। इसमें पहली बात तो ये कि इंसान मूलतः खराब नहीं होता और अच्छे लोग माना कम होते हैं, बुरे लोग उनसे भी कम होते हैं। अब मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, अच्छे लोग कम होते हैं, बुरे उनसे भी कम होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है
कि अच्छे संगठित नहीं होते और उनके परिणाम दिखते नहीं, बुरे संगठित भी हो जाते हैं और उनके किए गए कारनामे लोगों के सामने भी आ जाते हैं। तो इसी तरह से चाहे लालच में इंसान अमीर होना चाहता है, बहुत ज्यादा सुविधा संपन्न होकर बहुत कुछ करना चाहता है उस सोच में, या फिर धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर दिमाग में संकीर्णता विकसित कर ले, या फिर किसी समय किसी पहलू को ये लगना शुरू हो जाए कि यहाँ से ये रास्ता तो निकलना ही चाहिए, ये फैक्ट्री तो बननी ही चाहिए, क्या फर्क पड़ता है, ये दरवाजा जो है बिना मतलब के जगह घेरे खड़ा है। तो वो उसकी महत्ता को उस अंदाज से नहीं देख पाते हैं और अल्टीमेट वो टारगेट कर देते हैं। एक तो चीज ये निकलती है, और दूसरा कि मुट्ठी भर लोग पूरी दुनिया में इस तरह की वृत्ति के उभर रहे हैं कि उनको इस तरह के गलत कारनामे महसूस होते हैं और वो चर्चित होना चाहते हैं इस तरह की चीजों को करके। यदि हम अफगानिस्तान के बामियान में जो महात्मा बुद्ध की प्रतिमा तोड़ी गई उसके साथ देखें, या फिर आज की तारीख में जो है एक सिलसिला चल रहा है कि बुतों को टारगेट बनाया जा रहा है, तो ऐसे में कोई भी ठीक आदमी ना तो इस चीज का समर्थन कर सकता है, ना इस चीज की उनको महत्ता का ज्ञान होता है। तो ऐसी चीजों का इन चीजों से कोई वास्ता नहीं होता, और वास्ता होता तो वो यहाँ तक नहीं आते। एक बहुत छोटा सा दृष्टांत बहुत संक्षेप में मैं साझा कर रहा हूँ। जिस समय सीरिया जॉर्डन में इस तरह का घटनाक्रम काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, तो उस समय एक ईसाई फैमिली उनके ग्रुप में उलझ गई और वो बॉर्डर क्रॉस करते समय जब निकलने की कोशिश कर रही थी, तो वो उनका एक गुट जो है आतंकवादियों का, उसको घेर लेता है और वो किसी उपासना स्थल से निकल कर जा रहे थे, इस बेस पे टारगेट बनाया। उन्होंने जान को बचाने के लिए बहुत सिंपल सी बात रखी कि हम तो आपके धर्म के ही अनुयायी हैं। उन्होंने कहा कि यदि आपका हमारे धर्म के साथ वास्ता है तो आप हमारे धर्म की जो पुस्तक है, रचना है, कुरान है, उसकी कोई आयत सुना दो। और आयत उनको आती नहीं थी। उन्होंने क्या किया, बाइबल की 4 लाइनें सुना दी और उन्होंने छोड़ दिया। जब उसकी फैमिली का दूसरा मेंबर उनको कहता है कि आपने तो बाइबल की लाइनें सुना दी, वो तो कुरान कह रहे थे, कहते फिर क्या फर्क पड़ा, इनको तो आती कुरान भी नहीं है। तो उनके लिए उन चीजों का कोई मतलब नहीं है। यदि उनको कुरान आती तो इस तरह की स्थिति में नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में वो लोग जो अपने आप को तथाकथित तौर पर दुनिया को अलग ढंग से काबिज करने की स्थिति में सोचते हैं, सच बात यह है कि विरासत भारत में हो, पाकिस्तान में हो, ईरान में हो, इराक में हो, जॉर्डन में हो, सीरिया में हो, अमेरिका में, उनके लिए कोई मायने नहीं है। उनकी अपनी संकीर्णता है और वो उसी के साथ आते हैं। तो इससे हमें इस बात का अंदाजा लगा लेना चाहिए कि उनके लिए विरासत या विरासत स्थल कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि उनकी मनसा और मानसिकता किसी और चीज के साथ जुड़ी। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने बताई कि मानसिकता भी बहुत मायने रखती है कि भाई हम अपनी विरासत को किस नज़र से हम देख रहे हैं। तो सर, विरासत की बात हो रही है, विरासत के साथ अगर हम धरोहर की बात करें, विरासत की बात करें और पर्यटन की बात ना करें तो कुछ अधूरा सा लगता है। तो इस धरोहर का हमारे पर्यटन के साथ किस तरह का जुड़ाव है, इस बारे में मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं। पर्यटन चाहे हम आज के रोजगार वाला देख लें या फिर हमारी संस्कृति में जुड़ा हुआ पहलू जो शंकराचार्य के समय में 4 जो मठ स्थापित किए थे उसके दौर से देख लें, उनका एक ही पक्ष है कि जो धरोहर है या स्थल है, चाहे वो उपासना स्थल के रूप में हो, चाहे मनोरंजन स्थल के रूप में हो, चाहे हम बाग के रूप में देख लें, चाहे उसकी प्रकृति कुछ भी हो, वहां पर लोग आए जाएं, वो एक सांस्कृतिक आदान प्रदान है। और सांस्कृतिक आदान प्रदान के चलते हुए जब
उत्तर का आदमी दक्षिण में, दक्षिण का पूर्व में, पूर्व का उत्तर में जाता है, तो उसके चलते हुए एक तो स्थिति यही होगी कि हमने पर्यटन को विकसित कर लिया, रोजगार की परिस्थितियां पैदा होगी। अब हम पूरा का पूरा हिल एरिया देखते हैं, चाहे कश्मीर का देखें, चाहे हिमाचल का देखें, या उत्तरांचल का देखें, सिक्किम का, या फिर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट का, वहाँ की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पर्यटन से चलता है, क्योंकि टूरिज्म एक इंडस्ट्री है। और उस टूरिज्म इंडस्ट्री में जितने ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, वो जितने दिन रुकेंगे, कमरों में रुकेंगे, घूमेंगे, चीज़ परचेज करेंगे, वो एक व्यवसाय के तौर पर विकसित होता है। तो टूरिज्म के साथ तो यूं कहिए कि चोली दामन का रिश्ता हो गया, दोनों एक दूसरे के पर्याय हो गए। सर, हमने देश भर की विरासत के बारे में बात की, पर्यटन के बारे में बात की। मैं चाहती हूँ कि हरियाणा के बारे में भी हम जानें कि जो हरियाणा की जो धरोहरें हैं, जो विरासत है, वैश्विक स्तर पर वो कहाँ अपना स्थान रखती हैं और क्या पहचान रखती हैं? यदि विरासत की दृष्टि से देखा जाए तो हरियाणा बहुत समृद्ध क्षेत्र है। यदि हम पंचकुला के दौर से शुरू करके पलवल तक और पलवल से डबवाली तक जाते हैं, हर राज्य में, हर जिले में हमें धरोहर के रूप में स्थल मिलेंगे। चाहे हम जो है पिंजौर के बाग की बात कर लें, कुरुक्षेत्र में शेख चिली के मकबरे की बात कर लें, या पानीपत के 3 स्थलों वाला जो जगह है, या बू अली कलंदर की दरगाह उसकी बात कर लें, काबुली बाग की बात कर लें, या फिर हम नारनौल में जो मध्यकालीन विरासत के स्थल हैं उनकी बातचीत करते हैं, या फिर हरियाणा के हिसार और फतेहाबाद की बात करें, फिरोसा के किले की बात करें, लाट की बात करें, या फिर सिरसा की थे की बातचीत करें, या फिर कैथल में रजिया की जो है हम मकबरे की बात करते हैं। हर स्थल पर हमें कुछ न कुछ नया और बेहतर मिल जाएगा जो इस विरासत की अभिव्यक्ति करता है। लेकिन इन सब के साथ साथ और जो कमाल की महत्वपूर्ण बातचीत के जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता के तौर पर कहते हैं, यदि पिछले लगभग 20 सालों में ये देखते हैं कि उसके सबसे ज्यादा स्थल कहाँ मिल रहे हैं, तो वो हरियाणा में मिल रहे हैं। और उन हरियाणा में मिलते मिलते अब तो निष्कर्ष यहाँ तक आ गया है कि जो राखी गढ़ी है, हमारे हिसार का राखी गढ़ी, वो मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, चहुंदड़ो से और धोलावीरा से भी बड़ा स्थल है, और 4 राजधानियों में से एक राजधानी के रूप में आया। तो क्या सर इससे विश्व धरोहर के रूप में पहचान मिलने की संभावना है? हाँ, बिल्कुल। हम इस दिशा में काम हो चुका है और औपचारिक तौर पे फाइल जो है वो जमा कराई जा चुकी है। और राखी गढ़ी एक अकेला स्थल है पूरी दुनिया में जिसके जहां से जो कंकाल मिला है उसके डीएनए की टेस्टिंग हुई है। और डीएनए की टेस्टिंग के साथ साथ जितना व्यापक स्तर पर इस पे काम हुआ है, क्योंकि 42 देशों के लोगों के साथ तो मैंने इंटरव्यू किए हैं इस स्थल को लेके जो यहाँ पर खनन करने के लिए आए, तो और 72 देश के जो स्कॉलर हैं इसको रिसर्च के लिए काम कर चुके हैं। आज हम कैम्ब्रिज की बात करें, ऑक्सफोर्ड की बात करें, हार्वर्ड की बात करें, या फिर न्यूयॉर्क की बात करें, सियोल की बात करें, टोक्यो की, पेरिस की, ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें राखी गढ़ी को लेकर सेमिनार नहीं हुआ? क्या बात है सर, तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी। जब ये स्थल इस तरह से उभर कर आएगा, और अब भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर संग्रहालय का निर्माण चल रहा है, काफी अच्छे स्तर का है, और जब वहां पर ये चीजें संजो कर रखी जाएंगी तो मेरे इस इलाके के या मेरे हरियाणा के या पूरे के पूरे भारत के और विश्व के लोग इसको जब देखने को आएंगे तो उम्मीद करेंगे कि जो राखी गढ़ी किसी दौर में राखी गढ़ी था, वो भविष्य का भी राखी गढ़ी स्थापित होगा। और जो विश्व विरासत स्थल है धरोहर के रूप में जिसको हम याद कर रहे हैं, तो शायद आने वाले समय में हम इसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे और बता पाएंगे कि हमारे पूर्वज कभी किस दौर के भी थे।
बहुत 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 अच्छी जानकारी आपने हमें दी और आपने तो आज हमारे हरियाणा के दर्शकों को भी गौरवान्वित कर दिया कि यहाँ पर भी एक विश्व स्तर की धरोहर है जो आने वाले समय में पूरे विश्व पर अपनी पहचान बनाएगी। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम जिसमें हमने विश्व धरोहर के बारे में बात की, जहाँ ना सिर्फ सरकार की बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी धरोहरों के प्रति संवेदनशील हों। तो दर्शकों, अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात करेंगे किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।